Hello everyone, welcome in this lecture. Today students we are going to start a new journey, a new lesson which is vector. It is very important. We have already studied physical quantities. हमने physical quantity को study किया था, थोड़ा सा मैंने वहां discuss किया था 3 types of quantities: scalar quantity, vector quantity and tensor quantities. Scalar quantities are those quantities for their representation only magnitude is required. Vector quantities are those quantities which require both magnitude as well as direction, and tensor quantities are those quantities whose value is not fixed. Its value depends on the point of application of the quantity. वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करती है उसकी वैल्यू क्या होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वेक्टर क्वांटिटीज. Vector quantities are those quantities which requires magnitude as well as direction for their complete representation. Vector quantities are those quantities which requires magnitude, उनको magnitude required होता है, as well as direction, both required for their complete representation. Vector quantities वो quantities हैं जिनका representation के लिए हमें magnitude भी required होगा और direction भी required होती है. एग्जाम्पल में इस वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं, जैसे वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं. अगर स्केलर क्वांटिटीज की बात करें, जैसे कि 10 किलोग्राम मास है कहीं पे, तो हम वहां पे कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं करते उसके लिए. जैसे 10 किलोग्राम नॉर्थ के लिए बोलेंगे 10 किलोग्राम नॉर्थ में है, साउथ में इसकी वैल्यू चेंज थोड़ा होगी, साउथ में भी वो 10 kg ही रहेगा. जैसे वेस्ट में ले जाओ उसको तब भी वो 10 kg रहेगा, उसका मीनिंग सेम है, मतलब वो मीनिंगफुल है कंप्लीटली विदाउट डायरेक्शन. ठीक है, जैसे टाइम की बात की जाए 12 o'clock. ओके, तो अभी नॉर्थ में 12 o'clock या साउथ में 12 o'clock या वेस्ट में 12 o'clock ये सेम है, कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ पे 12 o'clock है, नॉर्थ डायरेक्शन में 12 o'clock है, तो 12 o'clock भी साउथ में भी होंगे, ईस्ट में भी होंगे, वेस्ट में भी, सभी डायरेक्शन में 12 o'clock ही होंगे. ऐसा नहीं है कि कहीं पे 1 PM हो जाए, कहीं पे 2 PM हो जाए, कहीं 3 PM हो जाए, ऐसा टाइम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब डायरेक्शन से उस पर कोई चेंज नहीं आता है. लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वहां डायरेक्शन के चेंज होने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज है हमारे पास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन. फोर्स है, कोई पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, या ईस्ट में अप्लाई कर रहा है या साउथ में, तो अगर 10 न्यूटन उधर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये एक अलग मीनिंग है. और अगर उसने कह दिया कि ये साउथ में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दोनों ही अलग अलग डिफरेंट है, दोनों की सेंस अलग अलग है. ये तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, ये इस डायरेक्शन में लगा हुआ है. इसके मैं कहता हूं वहां पे 10 kg है, यहाँ पे 10 kg होगा, वहां दोनों ही चीजें सेम थी, लेकिन यहाँ दोनों ही चीज बोथ आर डिफरेंट. क्योंकि इससे क्या करेगा, पर्सन ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहा होगा तो उसको उधर उस डायरेक्शन में पुश कर देगा, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में पुश करेगा. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा उसी में तो वो परफॉर्म होगा. ओके, तो डायरेक्शन के चेंज होने पर ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो जाती है, चेंज. तो वेक्टर क्वांटिटीज जो है बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और आइदर वन, या मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो, कोई सा एक चेंज कर दो,
the value of the vector quantities has been changed. The value or either one, इसमें लिख देंगे और either one is changed, then value of vector quantities has been changed. चेंज हो जाती है, उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज कर दो, या आइदर वन, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन कोई सा भी एक चेंज कर दो, तो वेक्टर क्वांटिटीज के जो मीनिंग है या वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। ओके, तो ये है वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज कैसे होता है? Representation of vector quantities, ये टू टाइप से रिप्रेजेंटेशन होता है। नंबर वन, पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल फॉर्म क्या होती है? किसी पिक्चर से रिप्रेजेंट करना उसको, लाइक दिस वन। ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये डिपेंड करेगा, यूनिट बताएगी कि वो कौन सी है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से पता लग गया कि वेलोसिटी हो गई। 10 मीटर पर सेकेंड वैसे स्पीड डिफाइन करती है, लेकिन ये डायरेक्शन है इसके साथ। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे बता दिया A to B, तो यहाँ A B इस तरीके से लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, मीन्स यहाँ यूनिट ये स्पेसिफाइड कर रही है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, और ये वेक्टर साइड लग गया तो बता रहा है यहाँ पे कि ये वेलोसिटी है। ओके, तो ये वेलोसिटी हो गई। ये लेंथ इसकी बताती है मैग्नीट्यूड। जितना लेंथ ज्यादा होगी उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। तो सपोज करो यहाँ नोट कर देते हैं चीज, मैग्नीट्यूड directly proportional to the length of vector। जो भी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। तो अब यहाँ जैसे हम दो वेक्टर्स प्लॉट कर ले, एक वेक्टर मैंने ये प्लॉट किया है और एक वेक्टर ये प्लॉट किया है, सेम डायरेक्शन में प्लॉट किया है। तो इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। इट मींस ये वेक्टर सपोज करो ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, तो आप बता सकते हो वेक्टर A is greater than वेक्टर B because the length of vector A is greater than the length of the vector B. That's why the magnitude of vector A is also greater than the magnitude of the vector B. तो वेक्टर A greater है जैसे वेक्टर B से। क्लियर हो गया यहाँ पे? यहाँ दो चीजें हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ये वाला, और इसको यहाँ टेल भी बोलते हैं इनिशियल को, और इसको बोलते हैं हेड। जिस डायरेक्शन में ये इंडिकेट होता है वो होता है इसका हेड। हमारा किस डायरेक्शन में है? तो ये तो होता है यहाँ पे हेड, सॉरी टेल, इस पॉइंट को बोलते हैं टेल। ठीक है, और ये होता है हेड। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ क्या आपको? तो वेक्टर जैसे रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं तो पिक्टोरियल फॉर्म बता रहे हैं आपको यहाँ पे, पिक्टोरियल फॉर्म में। तो दो पॉइंट है, एक तो इनिशियल पॉइंट है जिसको टेल कह रहे हैं हम यहाँ पे, दूसरा एंड पॉइंट है उसे कह रहे हैं हेड, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है किस डायरेक्शन में है। जैसे ये वेक्टर है कोई, तो इसमें इसका हेड तो ये है, ठीक है, और ये क्या है? टेल, हेड टेल, टेल हेड, इस तरीके से। अब ये वेक्टर है कोई क्वांटिटी। अगर दूसरी जैसे ये फोर्स हो, ए वेक्टर 10 न्यूटन का यहाँ पे है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जब ये लग गया ना, ये इंडिकेशन किसी वेक्टर पर अगर इस तरीके से खींच देते हो आप, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो वेक्टर को। दूसरा इक्वेशन फॉर्म, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पिक्टोरियल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस तरीके से पेंट करेंगे। अब इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? इक्वेशन फॉर्म लाइक दिस वन, 2i+ 3j - k।
ये भी देखो यहाँ ये वेक्टर सिंबल है, ये भी यूनिट कैप है, ये अभी बात होगी तब आपको क्लियर होगा। ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है आई कैप। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, पॉजिटिव आई कैप हो तो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। वाइल नेगेटिव आई कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप प्लस जे कैप एंड माइनस जे कैप हो तो ये रिप्रेजेंट करता है अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये माइनस जे कैप जिसके साथ भी है वो माइनस वाई एक्सिस, अलोंग द माइनस वाई एक्सिस डायरेक्शन होगी। अगर के कैप है, देखो के प्लस के कैप है और माइनस के कैप अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्लियर, और माइनस के कैप है तो अलोंग माइनस जेड एक्सिस। तो यहां अब डायरेक्शन स्पेसिफाइड है इक्वेशन। तो इस तरीके से दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो इसका पिक्चर फॉर्म में, ये मैंने दिखाया हुआ है, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी अगर इस तरीके से एरो लगा हुआ है तो वो समझ लेना वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इक्वेशन में इस तरीके से आपको आई कैप जे कैप के कैप मिल जाए तो क्लियरली है वहां कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। आई कैप का मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर पॉजिटिव आई एक्स है तो उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर नेगेटिव आई कैप कहीं लिखा है तो अलोंग डायरेक्शन होगी अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस तरीके से जे कैप है तो पॉजिटिव है तो मींस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, और के कैप है तो पॉजिटिव नेगेटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट, के मतलब रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को, पॉजिटिव तो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा और नेगेटिव तो नेगेटिव अलोंग जेड एक्सिस। आई रिप्रेजेंट करता है अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव है तो नेगेटिव तरफ। सेम सिमिलरली वाई भी ऐसे ही, वाई से मतलब वाई एक्सिस जे से रिप्रेजेंट होगा, जे क्या तो वाई एक्सिस को बता रहा है वो, पॉजिटिव तो अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस हो गया और नेगेटिव तो अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, ओके। तो ये इक्वेशन फॉर्म में ऐसे प्रिंट करते हैं हम, यहाँ पे ये मैंने बताया हुआ है, और पिक्चर फॉर्म में इस तरीके से प्रिंट किया जाता है। पिक्चर फॉर्म में ये इनिशियल पॉइंट को टेल बोला जाता है और ये बोला जाता है हेड। तो ये है टेल और ये है हेड, क्लियर हो गया। तो मैंने दो चीजें डिस्कस की अभी आपसे, एक तो मैंने वेक्टर की डेफिनेशन आपको बताई, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन आपसे कराया, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो टू फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, पिक्टोरियल फॉर्म में और दूसरा होता है इक्वेशन फॉर्म में। इसमें पिक्टोरियल फॉर्म में और इक्वेशन फॉर्म में। एक चीज और डिस्कस की मैंने यहाँ पे कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसी वेक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसकी लेंथ के। इसको नोट करके लिख लेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज डायरेक्टली ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो जैसे कि यहाँ मैंने बताए थे आपको ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये, तो इसमें ये वेक्टर बड़ा है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ओके। लेट्स वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज होती है हमारी। कितने टाइप की? दो टाइप की वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, एक होते हैं पोलर वेक्टर और दूसरे होते हैं एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ेगा, आपको बहुत इंटरेस्ट करता जाएगा। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर। Types of vector. There are two types of vector quantities. Number one, polar. Polar vector and axial vector. Polar and axial vector. Polar vector are those vectors which have इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट होता है वो वेक्टर्स कहलाते हैं हमारे पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच हैव इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, आर नोन एज द पोलर वेक्टर। एंड एक्सियल वेक्टर, दीज आर दोज वेक्टर विच हैव द टर्निंग इफेक्ट, विच हैव द टर्निंग इफेक्ट और विच शोज द रोटेशनल इफेक्ट, जो रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं
अलाउ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अलाउ उनका रोटेशन है उसके अलाउ वो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलर वेक्टर आर दोज which have initial or starting point, are known as polar vector. Okay, here axial vector are those which represents rotational effect along axis of रोटेशन। इनमें डिफरेंस क्या है? पोलर वेक्टर आर दोज व्हिच हैव इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट आर नोन एज द पोलर वेक्टर। जिनका कोई इनिशियल पॉइंट हो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, उनको कहते हैं पोलर वेक्टर। जैसे हमारी वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, इन सब का क्या इनिशियल पॉइंट होता है, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे इस तरीके से वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, सपोज करो ईस्ट की तरफ, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा। इस तरीके से पेंट करेंगे हम ये 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये पोलर वेक्टर है क्योंकि इसका एक इनिशियल पॉइंट है यहाँ, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। दोज वेक्टर्स आर नोन एज द पोलर वेक्टर। ठीक है, उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? पोलर। जिनका इनिशियल पॉइंट होगा उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर। ओके, एक्सियल वेक्टर आर दोज वेक्टर्स which shows the rotational effect, जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं along the direction of the axis of rotation। उनकी डायरेक्शन किधर होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये सारे क्या हैं? हमारे एग्जांपल्स हैं किसके? एक्सियल वेक्टर के। एग्जांपल की अगर बात करें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, These all are the examples of the axial vector। ये सारे एक्सियल वेक्टर। जैसे आप कभी रोटेट करो किसी को, इस तरीके से रोटेट करो ऐसे, तो ये जो भी जिस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज है, ये तो रिप्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, लेकिन इसका ये रोटेशन इफेक्ट तो शो कर रहा है, लेकिन ये यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये वाला, इस पर या तो इस साइड में जा रहा होगा, ठीक है, या इस साइड में जा रहा होगा। आपने राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा है ना, अगर हम स्क्रू को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करें स्क्रू से, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से अगर स्क्रू को रोटेट करें डायरेक्शन में इस तरफ क्लॉकवाइज, तो किधर जाता है? इनवर्ड टू दी प्लेन, ऐसे जाता है, अंदर चलता जाता है। और उसको एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो आउटवर्ड टू द नॉर्मल एंड आउटवर्ड इस तरीके से रोटेट, तो वो उसका एडवांसमेंट किधर हो रहा है? या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो रहा है प्लेन से, या प्लेन के इनवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं एक्सियल वेक्टर। तो वेक्टर 2 टाइप्स के हो गए, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं एक्सियल। पोलर में जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जनरली हम जो डिस्कशन करते हैं वो सारी अभी जो बात करेंगे वो पोलर वेक्टर्स पे करेंगे। बाद में जब जैसे जैसे आपकी थ्योरी आगे बढ़ेगी, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सब पे पहुंच जाओगे, एंगुलर वेलोसिटी के कांसेप्ट पे, तब वहां डिस्कशन होगा आपका एक्सियल वेक्टर से, वहां अच्छे से आप समझेंगे और एक्सियल वेक्टर। तो एक जनरल एग्जांपल ये है कि जैसे कोई बोल्ट हो और उसको आप किसी जो आपकी की होती है उससे टाइट करें या लूज करें, तो आप लूज करते हो, उसको टर्न कर रहे हो, ठीक है, टर्न तो ऐसे करते हो आप, इस तरीके से टर्न करोगे, रोटेट करोगे, लेकिन उसका एडवांसमेंट किधर होगा? आउटवर्ड। जब लूज कर रहे हो तो आपकी तरफ आउटवर्ड हो जाएगा।
टाइट कर रहे हो इधर, तो रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। इसके एक्सिस रोटेशनल इफेक्ट है उनका, इस तरीके से रोटेट कर रहे हो तभी तो उनका एडवांसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन, रोटेट करने पर उनका एडवांसमेंट इस डायरेक्शन हो रहा है। तो रोटेट तो ऐसे कर रहे थे, इस तरह ऐसे करो या ऐसे करो, लेकिन एडवांसमेंट किधर हो रहा है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। अब इसमें तो सीधा सीधा जो पोलर है उनमें तो केवल एरो है, क्लियरली एरो है, एरो की तरफ उस जिधर एरो है, एरो हेडेड हो रहा है उस डायरेक्शन में मूव करना है इस तरीके से, इस तरफ एरो तो इस तरफ मूव करना है, ठीक है। इट मींस नॉट वेलोसिटी, इस वेलोसिटी केस में मूव करोगे आप, फोर्स है तब भी आप उस डायरेक्शन में उसको अप्लाई करोगे। तो क्लियर हो गया। टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली वेक्टर्स, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं पोलर वेक्टर और दूसरे होते हैं एक्सियल वेक्टर। क्लियर। पोलर वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका एक इनिशियल पॉइंट हो, एक्सियल वो होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। और बेस्ट एग्जांपल एक्सियल वेक्टर का, जैसे चारा कूदने वाली मशीन देखी आपने, आप उसको रोटेट करते हो तो उसमें जो चारा लगाया जाता है उससे इधर से, तो आप देखते हो वो चारा धीरे धीरे आगे की तरफ जाता है और वहां पे अगर से लगे रहेंगे उसको कट कट कर काटते रहते हैं इस तरीके से। क्लियर। तो ये रोटेशन इफेक्ट कहां से हो रहा है, ये एक्सिस के अलाउंस हो रहा है। रोटेट तो ऐसे कर रहे हो आप, चलाए ऐसे जा रहे हो उसको, और एडवांसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में अलाउंग द एक्सिस इधर होगा। जब आप उसको काट रहे होंगे अगर निकालना चाहते हो तो इस तरह हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये है हमारे टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे इन पोलर वेक्टर्स के बारे में, दोनों टाइप्स के वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि कुछ टाइप्स अलग हैं। ये तो दो टाइप्स हो गए, इनकी टाइप्स की बात करेंगे, सब टाइप्स ऑफ पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। ये दो टाइप हो गए वेक्टर की, एक पोलर और एक एक्सियल। इनके सब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। जो भी वेक्टर्स हैं वो केवल इन दो वेक्टर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर में यहां नोट कर रहा हूं। पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल, अनइक्वल, कोप्लेनर, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्फ्लुएंस भी बोल देते हैं, कॉन्फ्लुएंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ओके। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ द वेक्टर। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पैरेलल वेक्टर, सबसे पहला पैरेलल वेक्टर। पैरेलल मतलब क्या है कि दो लाइन अगर पैरेलल प्लॉट कर दे तो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इट मींस पैरेलल वेक्टर्स वो हैं जो सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहे हो। दोज वेक्टर विच हैव द सेम डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन क्या हो, कॉमन हो। दोज वेक्टर्स which have same direction, those vectors which have same direction are known as the parallel vector। उनको कहते हैं हम पैरेलल वेक्टर। कैसे? are known as पैरेलल वेक्टर्स। सपोज करो ये कोई एक वेक्टर है ए, ओके, दूसरा वेक्टर ये है, तो ये दोनों वेक्टर्स ए एंड बी, ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी के, एंड यू कैन आल्सो से वेक्टर बी इज पैरेलल टू द वेक्टर ए। सो बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल लाइक दिस वन। एक वेक्टर तो ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरा इस तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है,
तो ये दोनों वेक्टर, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, ओके, पैरेलल वेक्टर्स है। दूसरा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल क्या होते हैं? एंटी पैरेलल मीन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होंगे। दोज वेक्टर्स whose directions are opposite to each other, those vectors whose directions are opposite to each other, दोनों के अपोजिट हो डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन की बात हो रही है, ध्यान दें डायरेक्शंस। जैसे ये है वेक्टर ए, ठीक है, तो ये तो इधर मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन मूव कर जाएगी, तो एक तो इधर जा रहा था भाई और दूसरा इधर, एक दूसरे के अपोजिट है, अगेंस्ट है, सॉरी ये ऐसे है, ये कैसे ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो दोनों क्या है एंटी पैरेलल जा रहे हैं एक दूसरे के। ये वाला ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है इस तरफ से, तो ये दोनों क्या है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कौन से होंगे? जिनकी डायरेक्शंस क्या होंगी? जस्ट अपोजिट होंगी। और पैरेलल कौन से होंगे? जिनकी डायरेक्शंस क्या होंगी? सेम। पैरेलल ही यार, सिंपल है। एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे का कोई डायरेक्शन मूव करना, डायरेक्शन से मीनिंग है यहाँ केवल। नेक्स्ट बात करें हम इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर वो होंगे जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और लेंथ भी सेम हो। क्या वो लेंथ डिपेंड करेगी किसको? मैग्नीट्यूड को। किसको डिपेंड करेगी वो? मैग्नीट्यूड को। तो इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर whose magnitudes and direction both are same। इक्वल वेक्टर कब होंगे? जब उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम। इक्वल वेक्टर्स, two vectors are said to be equal if both have same magnitude and same direction। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो? सेम। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वेक्टर मैंने बनाया और दूसरे वेक्टर में मैंने ये बना दिया, तो दोनों की देखो डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की लेंथ प्रिंट कर दिया एज यू नो मैग्नीट्यूड को। तो ये यहाँ दोनों वेक्टर्स, जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप कह सकते हो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। लेकिन वेक्टर दो कब सेम होंगे, कब इक्वल होंगे? जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन, दोनों चीजें सेम होती हैं, तो वेक्टर्स कैसे होते हैं? वो इक्वल वेक्टर। अनइक्वल में डायरेक्शन अलग हो जाए, मैग्नीट्यूड अलग हो जाए, तो वो अनइक्वल हो जाएगा। अनइक्वल वेक्टर, those vectors या two vectors are said to be unequal if either one of magnitude as well as direction is not same। Two vectors are said to be unequal if either one of them if magnitude or direction, ऐसे लिखो, if magnitude or direction either one of them is different। Two vectors are said to be unequal if magnitude or direction either one of them, कोई सा दो, और both are different, दोनों में से कोई सा एक हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और either one of them, दोनों में से कोई सा भी एक डिफरेंट है, तो वो वेक्टर्स हमारे अनइक्वल वेक्टर्स कहे जाएंगे। जैसे ये वेक्टर कह दिया, एक वेक्टर ये है, ठीक है, मान लो इसकी लेंथ यही है, दूसरी लेंथ का मैंने यहां प्लॉट कर दिया इस तरीके से, तो दोनों वेक्टर कैसे हैं? अनइक्वल हैं, चाहे वो डायरेक्शन अलग हो जाए या मैग्नीट्यूड अलग हो जाए। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है और सपोज कोई डायरेक्शन है, एक तो ये है, एक ये बना दिए,
तब भी ये अनइक्वल है। पैरेलल तो है, तो पैरेलल वेक्टर हमारे अनइक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर भी अनइक्वल वेक्टर है। एंटी पैरेलल तो है ही अनइक्वल। पैरेलल वेक्टर कभी भी, ध्यान दो, इक्वल वेक्टर तो हमारे पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल वेक्टर्स हो। तो पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर जब ही होंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे। पैरेलल में डायरेक्शन सेम होती है, केवल मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। इक्वल में दोनों चीजें सेम होती है। तो बात हो गई यहां तक अनइक्वल वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच लाइज इन द सेम प्लेन। ऐसे ये मेरे पास वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स ये, ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स हैं लाइक दिस वन, तो ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये वाला प्लेन है एक, ठीक है। इस तरीके से रख दिया तो देखो ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज इन ए प्लेन। दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, और तीन वेक्टर्स अगर रख दिए जाए, सपोज करो ऐसे रख दिया मैंने तीसरा वेक्टर, ठीक है। तो देखो ये दो वेक्टर तो एक प्लेन हो गया, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये दो वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोई से भी दो तो प्लेन में लाई करेंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि थ्री वेक्टर्स ऑलवेज लाइज इन ए प्लेन। ये मे बी लाइज और नॉट। अभी इस सिचुएशन में तो एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये प्लेन अलग है इनका, इसका ये प्लेन अलग है, इसका ये प्लेन अलग है। डिफरेंट प्लेन्स हो गए टू वेक्टर्स के। अब मैं इसको वेक्टर को, इस मार्कर को ऐसे रख दूं, थ्री वेक्टर्स को डिपेंड कर रहे हो ये, तो अब ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। यहां रख दिया ये एक प्लेन में है। ये हमारा कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो तीन और तीन से ज्यादा वेक्टर्स कभी एक प्लेन में लाई कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ऑलवेज इट इज मस्ट, दो वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। देखो ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, अभी ऐसे रख दिया गया तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो जैसे से इनकी पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग से ये एक प्लेन में ही लाई करते हैं। क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं कौन से, कोप्लेनर वेक्टर्स। चीजें स्पष्ट हो रही हैं आपके साथ में, एक एक करके हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी करते जा रहे हैं। अभी हमने वेक्टर की बात की थी, फिर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज की बात की, पोलर हो गया, एक्सियल हो गया, किस तरीके से मैग्नीट्यूड, किस तरह से डायरेक्शन डिपेंड होती है। फिर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात की, इसमें हमने ये बात कर ली, यहां तक कोप्लेनर वेक्टर पर पहुंच गए हम। तो कोप्लेनर वेक्टर्स को मैंने क्या डिफाइन किया, कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which have the same direction. Okay students, तो कोप्लेनर वेक्टर्स कॉन्क्रेट वेक्टर है, कोनिशियल, कुछ वेक्टर्स और बचे हैं, डिस्कस करते हैं। कोप्लेनर, those vectors which lies in the same plane, वो वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। कॉन्फ्रेंट वेक्टर, दोज वेक्टर विच पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, दोज वेक्टर्स विच passes through a कॉमन पॉइंट। कोप्लेनर का एग्जांपल तो मैंने बता दिया था, लाइक दिस वन, ये दो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो कोई से भी हो इस तरीके से। बट थ्री वेक्टर्स मे बी लाई और नॉट लाइज, ओके। तो इस तरीके से ये एक और बना दिया यहाँ पे, तो तीन वेक्टर कोप्लेनर है, ये भी दो क्या है, कोप्लेनर है। इस तरीके से प्रिंट कर दिया, इस तरीके से कोई वेक्टर बना दिया है, तो सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, कोप्लेनर वेक्टर, okay. Those vector which passes through a common point, like this one, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये सारे के सारे इस कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट से पास होते हैं, इन वेक्टर्स को क्या कहते हैं, कॉन्क्वेंट वेक्टर। क्या कहते हैं, कॉन्क्वेंट वेक्टर। को-इनिशियल, those vector which have a same initial point, those vectors which have same initial point are known as co-initial, like this one. इन सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इन सबका, ठीक है। तो ये को-इनिशियल वेक्टर्स हैं।
ये कोइनिशियल वेक्टर कॉन्करेंट वेक्टर भी है क्योंकि सारे एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं, लेकिन ये कोइनिशियल नहीं है क्योंकि इसमें कॉन्करेंट ये सारे एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो कॉन्करेंट कोइनिशियल नहीं हो सकते, लेकिन कोइनिशियल कॉन्करेंट हो सकते हैं। क्लियर है? दोबारा सुनो, कोइनिशियल वेक्टर नेवर बी कॉन्करेंट, सॉरी कोइनिशियल कैन बी द कॉन्करेंट वेक्टर। ये वेक्टर कोइनिशियल तो कॉन्करेंट हो सकते हैं, बट कॉन्करेंट कैन नेवर बी द कोइनिशियल वेक्टर। ये वाले ये नहीं हो सकते, लेकिन ये हो सकते हैं क्योंकि कॉमन पॉइंट की नेसेसरी है कंडीशन, तो कॉमन पॉइंट है इनके पास। नेक्स्ट देखो अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर सब अच्छे से नोट्स बनाएंगे आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अपोजिट वेक्टर्स कौन से होते हैं? दोज वेक्टर्स whose magnitude is same but direction is opposite, to each other is known as or are known as the अपोजिट वेक्टर। देखो इस तरीके से मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी अपोजिट हो। अब आपको एंटी पैरेलल वेक्टर रिमाइंड हो रहा होगा एंटी पैरेलल में जरूरी नहीं कि वहां मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है ना, वहां कोई भी चीज सेम हो या ना हो, वहां डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, केवल डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए एक दूसरे के, तो वो एंटी पैरेलल बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्शन भी अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, कंडीशन है इसके अपोजिट वेक्टर की, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम, whose magnitude is same, या मैग्नीट्यूड दोनों में क्या हो? सेम हो, बिंदु आर सेम बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, दोनों की डायरेक्शंस क्या हो? अपोजिट हो, तो वो वेक्टर्स हमारे क्या होंगे? अपोजिट वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वेक्टर की बात करते हैं। अपोजिट वेक्टर्स के बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है विच हैव द यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इट रिप्रेजेंट ओनली द डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है उसका। तो अब बात करते हैं लास्ट वेक्टर है हमारा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये बहुत यूज में आता है टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। अब यहां इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकली अब यहां से स्टार्ट होने वाला है। यूनिट वेक्टर, दोज वेक्टर which have unit magnitude and represent only direction. Unit vector is a vector is a vector which have unit magnitude and it represents a specific direction, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इज ए वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका ये सबसे मेन कंडीशन है, यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इट रिप्रेजेंट्स ओनली स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? सपोज फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, इस तरीके से वेक्टर ए रिप्रेजेंट है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे आप? इसको यहां पर जैसे ए लेटर से रिप्रेजेंट का लेटर तो वही रहेगा, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैप लगा देंगे, टोपी पहना देंगे आप इसको, ठीक है, ये कैप लगा देंगे, इसको बोलते हैं ए कैप। ए कैप यूनिट वेक्टर क्या है? ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप अभी आए थे ना, वो सब के सब क्या थे? यूनिट वेक्टर थे, जिनके मैग्नीट्यूड तो यूनिट थे, 1 था
और उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस थी, प्लस आई कैप था अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, माइनस आई कैप था अलोंग द माइनस एक्सिस हो गया, और प्लस जे कैप है तो वाई एक्सिस के अलोंग डिपेंड कर रहा है, के कैप है तो जेड एक्सिस के अलोंग डिपेंड करता था। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को कैप लगा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका ऑब्टेन करने का फॉर्मूला क्या है, देखो इस तरीके से, ये ए यूनिट कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर, ए कैप इक्वल टू होगा वेक्टर ए ओवर मॉड ए। देखो ये तो आपको वेल नोन है, ये तो वेक्टर है, ठीक है, ये वाला तो वेक्टर है, वेक्टर, और ये मॉड ए क्या है, यहां मॉड ए रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, मैग्नीट्यूड। अब कैसे, देखो यहां समझेंगे हम इस तरीके से, वैसे आपको इक्वेशन फॉर्म में कहीं वेक्टर गिवन है, लाइक दिस वन, वेक्टर ए गिवन है हमें 4i कैप प्लस 3j कैप। आपसे कहा जाता है फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, फाइंड आउट ए वेक्टर ऐसे कह दे और ऐसे कह दे, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, जो वेक्टर गिवन है उसका आप क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो सिंपली मैंने क्या कहा था अभी आपको बताया, वी नो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि ए का निकालना इसलिए क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ए। ठीक है, वेक्टर ए की वैल्यू पता है आपको, लेकिन मॉड ए नहीं पता। मॉड ए कैसे निकालते हैं, देखो मॉड ए इक्वल टू होगा रूट ऑफ, इस तरीके निकालते हैं, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड, इस तरीके से ए एक्स कह देते हैं, ए एक्स बी वाई बी जेड, इस तरीके से कह देते हैं, या ए एक्स ए वाई ए जेड। ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, देखो इस तरीके से वेक्टर ए इस तरह के होता है जनरली, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ए एक्स क्या है, जो आई के साथ कोफिशिएंट है, ए वाई क्या है, जो जे के साथ कोफिशिएंट है, ए जेड क्या है, जो के साथ कोफिशिएंट है। तो अब आई थिंक आप मॉड ए निकाल सकते हो यहां से, तो मॉड ए क्या होगा बताओ, ए एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी है, 4 का स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है, 3 का होल स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 और 9 हो गया 25। तो मॉड ए कितना आ गया आपके पास, आ गया ये 5 सॉल्व करने के बाद। तो यूनिट वेक्टर कितना आ गया, ए यूनिट कैप आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू, यहां लिख दो या तो अपॉन 5 लिख दो या इस तरीके से लिख दो 1/5। तो ये आ गया ये यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर है, ए का यूनिट वेक्टर है। कोई दूसरा वेक्टर भी हो, बी वेक्टर अगर आपको गिवन है और उसका अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे, देखिए लेट्स सी हियर। समझ में आ रहा है ना आपको यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वेक्टर बी गिवन है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, इस तरीके से, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा यार आपके लिए, क्या होगा बी वेक्टर और मॉड बी, तो ये तो ऐसे ही 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, इसका मॉड मींस क्या है, मॉड बी रूट ऑफ 2 2 या 4 प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, जरा बताओ मुझे, इसकी वैल्यू आ गई यहां से 16 प्लस 9 और प्लस 1, 25 प्लस 26, तो रूट ऑफ 26, ये आ गया, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर्स निकालते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कैसे हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर पता लग गया, लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल कैसे निकालते हैं,
एंगल निकालने का तरीका है हेड टू हेड मेथड और टेल टू टेल मेथड। हेड टू हेड और टेल टू टेल। हेड समझ गए ना, हेड टू हेड और टेल टू टेल मेथड। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? हेड टू हेड मेथड है ये और टेल टू टेल मेथड। एग्जांपल से समझेंगे आप। ये काफी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहां पे। सपोज करो ये वेक्टर है और एक कोई ये वेक्टर है, यहाँ एंगल दिया हो 60 डिग्री। ये वेक्टर दिया है कोई और इसके यहां पर आपको इस तरीके से दिया है और इनमें यहाँ में एंगल दिया आपको, आई थिंक सपोज करें 60 डिग्री। सेम दो वेक्टर्स ये रहे, एक वेक्टर ये है और इनके बीच में यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री लाइक दिस वन। और कोई वेक्टर एक और दिखा देते हैं, इस तरीके से इनके बीच में यहाँ एंगल ले लो आप 85 डिग्री। सारे एग्जांपल्स में आपको पूछा जाता है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हैं देखो, तो हम कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? सबसे पहला काम है जो फर्स्ट वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर लो आप, ये है। तो दूसरा वेक्टर जो हेड टू हेड है, तो दूसरे वेक्टर का भी इस हेड के साथ हेड मिलाओ। ठीक है, क्या मिलाओगे? हेड टू हेड। या ऐसा कर लो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की टेल मिलाओ। इसके लिए देखो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की टेल, दोनों की टेल टेल मिला दो या दोनों के हेड हेड मिला दो तो आपको एंगल मिलेगा। तो देखो इसका हेड तो यहाँ है, इसका हेड यहाँ है, तो एक का हेड मिल रहा है, एक की टेल। अगर इसको आगे बढ़ा दें, देखो ऐसे डायरेक्शन से आ रहा था, ऐसे चला गया। तो अब आप बताओ दोनों की टेल टेल मिलने लगी यहाँ पे। ये एंगल कितना गिवन था आपको? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा आप बताओ जरा, गैस करो। टोटल एंगल कितना होता है यहाँ पे? 180। तो 180 माइनस 60 कितना एंगल हो गया? ये 120 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ दोनों की टेल टेल मैच कर दी। अब यहां पूछा है एंगल, सपोज थोड़ा सा एंगल चेंज कर देते हैं हम। सपोज करो ये 55 डिग्री है। अब यहां तो क्लियर है ना दोनों में कि दोनों की क्या मैच कर रही है? टेल से टेल मैच कर रही है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली हमें ये एंगल देखना है। हम तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 55, तो कितना होगा? ये 125 डिग्री हो गया। यहां देखना है तो यहां भी दोनों की टेल टेल मिल रही है, तो यहां भी एंगल कितना हो गया? यहाँ थीटा होगा दोनों के बीच में 30 डिग्री। यहाँ थीटा है कितना? 125 डिग्री। यहाँ थीटा कितना है? 120 डिग्री। क्लियर? यहां बात करो इस तरीके से, तो एक की टेल है दूसरे का हेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में वेक्टर को रख दो, उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ाया, तो अब दोनों में क्या मिलने लगेंगे? देखो यहां से जैसे आगे बढ़ाओगे तो ये वेक्टर हो गया इस तरीके से और ये ऐसे चला गया, ये ऐसे आ रहा था। ये एंगल कितना दिया था उसने? 85 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल कितना बच गया? यहाँ पे टोटल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 85 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 95 डिग्री। 5 5 या 10, 9 8 17 और 18 हो गया। तो ये एंगल यहाँ थीटा कितना मिल गया? 95 डिग्री। तो हमें क्या करना है? हेड टू हेड, या तो हेड से हेड मिला दो या टेल से टेल, हेड टू हेड और टेल टू टेल। जैसे सपोज करो ये वेक्टर है और एक की हेड और एक की टेल दे दी यहाँ पे, सॉरी इस तरीके से। अब एक की हेड और एक की टेल मिल रही है, तो ये एंगल दिया हो यहाँ पे इस तरीके से। तो मैं अब इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हेड टू हेड में कैसे मिलाता? देखो अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं, ऐसे शिफ्ट किया मैंने वेक्टर को, वेक्टर की शिफ्टिंग में बताऊंगा आपको। तो मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे तो प्रिंट कर सकता था इस तरीके से, वही डायरेक्शन है वही मैग्नीट्यूड है, दोनों के हेड हेड मैच करने लग गए। अब ये टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सपोज करो ये वाला एंगल इस तरीके से ना हो, थोड़ा कम ज्यादा हो, 90 शो हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। समझ कर लो, सपोज करो यहाँ पे कि थीटा ये वाला एंगल होता थीटा डैश 80 डिग्री मान,
तो इन दोनों के बीच में यहाँ एंगल कितना होगा, थीटा वेक्टर एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर्स, दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल अब कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। क्लियर हो गया। चाहे तो आप हेड टू हेड से देख लो या टेल टू टेल। इसी को देखो ऐसे पे पेंट किया था ये और ये इस तरीके से। अब मैं क्या करूं, इसकी टेल टेल मिला दूं। टेल टेल तो देखो ये था यहाँ पे आपको 80 दिया था, अब मैं इसको बढ़ा दूं आगे तो टेल टू टेल मिल जाएगा, तब भी ये दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा 100 डिग्री आएगा। क्लियर हो रहा है नहीं। तो एंगल जब भी देखेंगे आप तो या तो हेड से हेड मिलाएंगे वेक्टर्स का या टेल से टेल मिलाएंगे, हेड मेथड या टेल टू टेल, हेड से हेड मिला या टेल से टेल मिला। समझ में आ गया, अच्छे से मेमोराइज हो रहा हुआ, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंगल पता लग गया, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं उसको आपको सॉल्व करना है। फिर हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे आपसे। क्लियर। ये दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री और आपसे कहा जाता है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। तो मैंने सीधी सी बात की आपसे, क्या मैंने कहा था हेड से हेड मिला या टेल से टेल मिला। तो हेड से हेड कैसे मिलाओगे इसका, यहां अगर हेड से हेड मिलाना चाहते हो तो इसको पीछे से रिप्रेजेंट कर दो ऐसे, यहां से ऐसे, तो हेड से हेड मिल गया। तो मैं क्या करूं इसको, देखो ऐसे ये आ गया और ये एंगल दे रखा था 120, टोटल एंगल कितना होता है 180, तो ये कितना रह गया 60 डिग्री। ये तो हेड से हेड से मिलाने से पता लग गया, हेड टू हेड मेथड है ये वाला, हेड टू हेड, हेड टू हेड मेथड। और टेल टू टेल देखो उससे भी, अब टेल मिला दो यार सिंपली, वो तो एज इट डिपेंड कर दो, इसकी टेल ले जाओ तो ये ऊपर निकल जाएगा इससे व्यू। क्लियर। अब आपको पता है ये 120 है तो ऊपर वाला 180, टोटल एंगल तो 180 होगा ना, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल। चाहे तो आप हेड मिलाओ या टेल टेल मिलाओ, हमें एंगल मिल जाता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा हाउ वी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेट अस डिस्कस अबाउट द वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे, हाउ वी कैन ऑब्टेन द एडिशन ऑफ द टू और मोर देन टू वेक्टर्स। पहले दो वेक्टर्स की बात करेंगे और उसी की हेल्प से आपको बताया जाएगा हाउ वी ऑब्टेन द एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। मोर देन दो वेक्टर्स से ज्यादा क्वांटिटीज दे रखी हो तो कैसे हम ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक चीज और मैं वहां पे थोड़ा सा बताना भूल गया, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड एज वेल एज दे फॉलोज द वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करें तो ही वो क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज। तो एक पॉइंट में लास्ट में भूल गया, मैं वहां बताना आपको, इसको ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर होगा, डायरेक्शन भी रिक्वायर होगी एंड वो उन क्वांटिटीज को जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको फॉलो करना चाहिए वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या होंगे हमारे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखते हैं हाउ वी ऑब्टेन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये है हेड टू टेल मेथड। अभी एंगल फाइंड आउट किया था तो एंगल क्या था हेड टू हेड और टेल टू टेल। अब हेड टू टेल, हेड टू टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर के टेल से मिलाओगे तब आप वहां रिप्रेजेंट करेंगे एडिशन। हेड टू टेल, फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर। फर्स्ट का हेड हो, जैसे ये फर्स्ट का हेड है, दूसरे की टेल है, इस तरीके से। तो इनका अगर एडिशन निकालना है तो आप इनको यहां से मैच कर देंगे इस तरीके से, ये इनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, हेड टू टेल मेथड है, हमेशा ध्यान रखें हेड टू टेल मेथड। दो वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो हमेशा एक का हेड और दूसरे का टेल मैच कीजिए तो आप वहां पे वेक्टर एडिशन ऑब्टेन करेंगे। जैसे यहां पे दो वेक्टर्स गिवन हो, ये 10 न्यूटन है, ठीक है,
और सेम डायरेक्शन में एक 5 न्यूटन और है। तो देखो डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो मैं क्या इनको ऐसे ही बना सकता था, ये 10 न्यूटन हो गया सपोज करो, और इसके साथ में सेम डायरेक्शन में कितना मैंने 5 न्यूटन बना दिया। तो अब ये कंप्लीट डायरेक्शन ऐसे हो गया, लेंथ तो बराबर मैग्नीट्यूड की हुई, सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज होगी नहीं इसकी, तो कितना हो गया, ये 15 न्यूटन हो गया। एक का हेड और दूसरे की टेल मैच कर रही है यहाँ पे, क्लियर। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे, जो मैंने ये बताया है मेथड, उसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर बहुत फेमस है और इसी की हेल्प से हम वेक्टर एडिशन ऑब्टेन करते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Triangle law of vector addition states that if two vectors are represented by two sides of a triangle by taking in the same order, then the resultant of these two vectors is represented by the third side of the triangle by taking the third side in the opposite order। यानी दो साइड किसी ट्रायंगल की दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हो इन द सेम ऑर्डर में लेने पर, दो ट्रायंगल की साइड्स को दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उसकी जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की, उसको अपोजिट ऑर्डर में लेने पर वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट को। देखो ये वाला ट्रायंगल क्यों बनाया मैंने, जैसे एक ट्रायंगल हो ए बी सी, ये ए बी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। अब ये दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल था ये, तो दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और इनकी डायरेक्शन देखो सेम ऑर्डर, ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, टेकिंग इन द सेम डायरेक्शन में आ रहे हो, और थर्ड साइड को हम ट्रायंगल को अपोजिट ऑर्डर में, तो वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब ये वाला क्या होगा यहाँ पे रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट किसका, इन दोनों का। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by the two sides of a triangle by taking in the same order, then the third side of a triangle by taking in the opposite order represent the resultant of these two vectors। तो नोट करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, if two vectors are represented by the two sides of a triangle, two vectors are represented by the two sides of a triangle taking in the same order, then resultant vector of both of the vector of these vectors, resultant vector of these vectors is represented by third side of the triangle by taking in the opposite order, by third side of the triangle taking in the opposite order. If two vectors are represented by the two sides of a triangle taking in the same order, then the resultant of these two vectors is represented by the third side of a triangle by taking in the opposite order। यानी दो वेक्टर्स को
किसी ट्राइंगल की दो साइड से प्रिंट किया जाए, जैसे एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड ये हो गई, यहाँ पे ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी, टू साइड से दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं किसी ट्राइंगल के, तो इन दोनों का रिजल्टेंट उस ट्राइंगल की इस साइड से प्रिंट होगा, थर्ड साइड से, बाय टेकिंग इट इन अपोजिट ऑर्डर। लेकिन ये कंडीशन है कि आप उस साइड को कैसे लोगे, अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इस तरह और बना दूं मैं डायग्राम क्लियरली। जैसे ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे प्रिंट कर दी, और इन दोनों को थर्ड साइड पर मैच करा रहा हूं, ये इस तरीके से ट्रायंगल की थर्ड साइड को, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड से प्रिंट होगा। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे होगा, ये तो इस डायरेक्शन में आ रहे थे, देखो ऐसे सेम ऑर्डर में था, और उसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। देखो ये ऐसे आ रहा है और ये कैसे आ रहा है, इस तरीके से, तो ये ऑर्डर हो गया एकदम अपोजिट। तो ये थर्ड साइड से इस वाली से इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा। अब आपको पता है कि एंगल क्या होता है, एंगल आपको पता है कि दोनों के या तो हेड टू हेड मिला या टेल टू टेल मिला, तो दोनों के बीच में इसका एंगल कितना होगा, ये होगा इस तरीके से, इनवर्स बीच में थीटा एंगल होगा ये। अब देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ का मैथमेटिकल पोर्शन क्या कहता है। ये तो हमारी स्टेटमेंट है किसकी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेट्स सी, कोई ट्रायंगल यहां से बना रहे हैं, यहाँ पे एक कोई ट्रायंगल ये बना दिया, और सॉरी वेक्टर बना दिया, एक दूसरा वेक्टर ये ब्लॉक कर दिया, एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी। दो वेक्टर्स हैं और इनका रिजल्टेंट हमें पता है कि ये वाली जो थर्ड साइड है इससे प्रिंट होगा, इस ऑर्डर में लिखा है। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे आप, किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, यहां होगा थीटा, यहां से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है अपने आप से, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए ड्रॉ किया इतना वाला पार्ट, और यहां से ये परपेंडिकुलर इस पे इसकी रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये वेक्टर आर रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके रिजल्टेंट को, ए और बी को। आप मुझे, मैं नाम नेम दे रहा हूं, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूं, सपोज करो ओ ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, फ्रॉम द, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, बी ए सी, मैथमेटिकल पोर्शन बता रहा हूं सारा, इसके बारे में थ्योरी अगर आप लिखेंगे तो हियर एज शोन इन द फिगर, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर ऑफ ओ ए बी। द एंगल बिटवीन देम इज थीटा and let's the r is the resultant of these two vectors. Okay, we draw for in the forward direction vector a and we plot a perpendicular from on vector ac or the line ac from point b. Theory कैसे लिखोगे, as shown in figure, two vectors A and B are represented by two side of triangle OAB, ठीक है, and resultant of these vectors is represented by third side OB, that is R वेक्टर, ठीक है। हमें R वेक्टर यहां पे निकालना है,
वी प्लॉट और वी प्लॉट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन लाइन ओए, ओए को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लॉट किया है और इसको भी यहां से बी पर परपेंडिकुलर प्लॉट किया है सी पर। वी प्लॉट वेक्टर ए, we plot a line AC in the direction of vector A and also plot, पेन डाल लेते हैं मार्कर में, and also plot a perpendicular and also we plot a perpendicular BC from point B. Okay. अब देखो मैंने ये थोड़ी दीदी आपको ये ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट है, ये डायग्राम बना लेंगे, इसका अब हम प्रूफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रूफ क्या प्रूफ कर रहे हैं इसमें? प्रूफ में ये कर रहे हैं कि ये जो थर्ड साइड है इसकी ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, ये आर रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ वेक्टर्स। ठीक है, तो अब मैथमेटिकल पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये थ्योरी की चीजें थी, बस इसमें मैंने इतना सा कंस्ट्रक्शन किया आपने, एक तो इसको यहाँ आगे तक फॉरवर्ड किया था और दूसरा उस पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया आपने। ठीक है, अब देखो इससे ट्रायंगल से फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABC की। ठीक है, ये B है, हमें इसको निकालना है, अभी बेस को निकालना है और इसको निकालना है। तो cos थीटा बताओ मुझे, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AC अपॉन AB। मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है तो वेक्टर से हटा देना, तो यहां से cos थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो AC अपॉन AB। क्या ये वेक्टर B है यहाँ पे इस तरीके से, AC क्या हो गया? B cos थीटा। AC अब क्या है? वेक्टर आ गया यहाँ पे और वो क्या है? B cos ऑफ थीटा। AC की वैल्यू मिल गई आपको। सिमिलरली साइन थीटा बताओ, वहां से साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC और CB अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। ओके, AB क्या हमारा वेक्टर है, तो यहां से CB वेक्टर क्या मिल गया? AB वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो AB वेक्टर क्या है? B, तो CB हो गया B साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो ये तो ट्रायंगल था ही था, अब मैं बात करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल OBC, फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल OBC। दो इक्वेशन बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल OBC। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम टू पाइथागोरस थ्योरम OC वेक्टर, देखो ये OC यहां तक इक्वल टू होना, सॉरी ये वेक्टर OB वेक्टर, देखो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का वेक्टर इक्वल टू होगा बेस एंड परपेंडिकुलर, OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर। ये हम वेक्टर फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम लिख रहे हैं, किसमें? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में OB इक्वल टू हो गया OC प्लस CB वेक्टर। अगर इसको दूसरे तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, मतलब इन न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे OB इक्वल टू रूट ऑफ OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है, OB इक्वल टू क्या हो गया? ये वाला वेक्टर। केवल मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, मैंने वेक्टर से हटा दिया यहां से,
ठीक है, इट मीन्स इसका मॉड ओबी हो गया ये एक तरीके से। तो ओबी इक्वल टू ओसी प्लस सीबी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते हैं यहां से, देखो तो ओबी की वैल्यू कितनी आई, रूट ऑफ ओसी, ओसी स्क्वायर, ओसी देखो जरा कितना है, ओसी इक्वल टू है ओ ए प्लस ए सी, हम ऐसे लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए सी होल स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर। सीबी क्या है, सीबी आपके पास यहां से बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, वेक्टर से हटा देंगे यहां से, इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो जरा ओ बी इक्वल टू रूट ऑफ ओ ए कितना है ए प्लस ए सी, प्राइम सेकंड देखो ए सी क्या है बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओपन कर लो स्क्वायर करके इसको, तो ये हो गया ए रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐड करो जरा इनको, ए स्क्वायर एक रहने दो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको एक जगह ले आओ, तो बी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपको पहले बताई जा चुकी है, अब ये रिमेन रह गया 2ab cos थीटा। तो ये क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 यहाँ पे, ये हो जाएगा OB इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos ऑफ थीटा। ये क्या है रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर है ये, r इक्वल टू निकल के आ गया दिस वन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कभी भी आपको दो वेक्टर्स गिवन हो a और b, जैसे यहाँ पे a वेक्टर है एक और दूसरा वेक्टर है b, और उनके बीच का एंगल पता हो, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब वेक्टर निकालना है तो हमें एंगल चाहिए, ठीक है, एंगल नहीं निकाला, केवल क्या है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। आर क्या है हियर, रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का। एंगल, see here in this figure, let this is the angle alpha. अल्फा एंगल किसके साथ है, ये वेक्टर ए के साथ है, ठीक है। तो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल किसके साथ निकालना है, वेक्टर ए के साथ। ध्यान देना, मैं एंगल निकालना हूं, इसको यहां से हटा रहे थ्योरी को, वो क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। अब देखो इसको यहां से tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन OC, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, BC कितना है B साइन थीटा अपॉन A वेक्टर प्लस B cos थीटा। OC लिख दिया मैंने, OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर में डायरेक्ट नोट कर दिया, तो ये आ गया अल्फा। हियर अल्फा इज द angle of resultant vector with the किसके साथ में, with the vector a के साथ है ये अल्फा। अब देखो अगर b के साथ में निकालो तो वो क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, यहां से इसका रिजल्टेंट का देख रहे हो, देखो ये वाला एंगल है यहाँ बी के साथ में, ये एंगल है, कैसे देखोगे, ये हेड मिल रहा होगा, इसको आगे बढ़ा दोगे, दोनों की टेल मैच करेंगे, तो ये वाला एंगल यहाँ से पता लग जाएगा आपको, क्लियर है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, एंगल निकालना तो मैं पहले बताया हुआ था, लेकिन वेक्टर ये जो हमारा टू वेक्टर्स का एडिशन है उसमें रिजल्टेंट ये मिला, और रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल ये है। दो वेक्टर्स का एंगल बताया था वहां पर मैंने, रिजल्टेंट का नहीं बताया था आपको, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल इस तरीके से फाइंड आउट करोगे और उसका मैग्नीट्यूड ये फाइंड आउट करोगे। क्लियर हो गया, ओके स्टूडेंट्स।
तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे पढ़ा आज, और उसमें धीरे धीरे हमने इसको आगे बढ़ाया, टाइप्स ऑफ वेक्टर 2 टाइप्स के बताए, फिर आपको उसकी अलग अलग कैटेगराइज किया, फिर रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाया उसका, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालना होता है, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था अभी एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो आप अच्छे से नोट्स डिक्टेट करेंगे, मे बी पॉसिबल हुआ तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, और अच्छे से नोट्स बना करके एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।